न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया नीट T4 टेस्ट, जो कि 2 अक्टूबर 2022 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था और पेपर काफ़ी अच्छा था। आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं 10 वो सवाल कराने वाला हूं जो कि बच्चों के कुछ कंसेप्चुअल थे, कुछ आसान थे और कुछ सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। अब एक एक करके हम लोग उन 10 सवालों को एक एक करके देखेंगे कि वो सवाल कौन से हैं और क्या गलतियां हुई आप लोगों से। आपके सामने ये पहला सवाल देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन द ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और दूसरा सेंटेंस है, इफ ए फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड ए पार्थेनोजेनेसिस। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म जो है ये पार्थिनोकार्पी है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पार्थिनोकार्पी है। ठीक, अब पहला वाला लिखा है कि ओवरी विद द ओव्यूल, नहीं, ओव्यूल होता है यहाँ पर, ये ओव्यूल होगा और ये होगा ओवरी। ठीक, अब देखिए क्या है, आपको पता है गाइनोसियम, इसकी यूनिट होती है पिस्टिल और कार्पेल। ठीक, अब इस कार्पेल में क्या होता है, ये एक स्टिग्मा और ये एक स्टाइल और ये आपका ओवरी, इसे बेसल पार्ट बोलते हैं। ओवरी बेसल पार्ट है और ये आपका स्टाइल है। ठीक, ये आपका स्टाइल है। ठीक, अब ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इस ओवरी की ये जो कैविटी है इसका नाम है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी, और इसी को लोक्यूल कहते हैं। ठीक, तो ओवेरियन कैविटी को ही लोक्यूल कहते हैं और इसके अंदर ये जो ओव्यूल हैं इनका अरेंजमेंट ही कहलाता है प्लेसेंटेशन। ठीक, तो क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवेरियन कैविटी या ओवरी प्लेसेंटेशन कहलाता है। और ये प्लेसेंटेशन आपकी बुक में 5 दिए हुए हैं, मार्जिनल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल, बेसल। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल आप याद करते हैं। तो ये होता है, इसका मतलब लोक्यूल में ओव्यूल होता है, ना कि ओव्यूल में लोक्यूल होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक, प्यारे बच्चों, हमारे डायरेक्टर सर हम लोग को जब पढ़ाते थे तो हमेशा कहते थे कि लोक्यूल में ओव्यूल होता है कि ओव्यूल में लोक्यूल होता है। पहले ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा था, बाद में मैंने उनकी सुनी हुई बात जो मुझे याद आई तो मैंने यहाँ पर उसको चेंज किया। मैंने यहाँ से ओव्यूल उठा के यहाँ लगाया और इसलिए आप लोग का गलत हो गया। और आप देख सकते हैं 1693 बच्चों ने इस सवाल को गलत किया है। क्लास में हमारे डायरेक्टर से जब भी क्लास में खड़ा करा के बच्चों को अक्सर पूछते हैं कि बताओ लोक्यूल में ओव्यूल होता है कि ओव्यूल में लोक्यूल होता है, तो याद रखिए ओवेरियन कैविटी का नाम लोक्यूल होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, जिसका अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। और जिसके टाइप आपके बुक में दिए हुए हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है, इसलिए पहला आंसर आएगा। ठीक, ये मैंने उन्हीं की पढ़ाई बात से सीख लेकर के ये सवाल को बनाया था। तो ये आपका देख सकते हैं 1693 बच्चों ने गलत किया है और इसका आंसर है फर्स्ट। दूसरा लिखा निमेटोफोर आर मॉडिफिकेशन। अब देखिए ये इसका आंसर है फर्स्ट टाइपवुड। अब ये निमेटोफोर है क्या, आपको पता, मार्सी एरिया में उगने वाले पौधे जिन्हें हम मैंग्रोव प्लांट कहते हैं, मैंग्रोव प्लांट। ठीक, इन मैंग्रोव प्लांट में क्या होता है, ये कुछ रूट ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर आती हैं प्रॉपर रेस्पायरेशन के लिए, तो इन रूट को हम रेस्पायरेटरी रूट कहते हैं। पहली बात तो निमेटोफोर क्या है, एक रेस्पायरेटरी रूट है। पहली बात ये बात समझिए, निमेटोफोर क्या है, एक रेस्पायरेटरी रूट है। ठीक, निमेटोफोर रेस्पायरेटरी रूट है और ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है और ये मार्सी एरिया या मैंग्रोव प्लांट का कैरेक्टर होता है। ध्यान से देखिए, आपको पता है ये अगर ग्राउंड पोजीशन है, ठीक, ये अगर ग्राउंड पोजीशन है तो नॉर्मली जब रूट होती है वो नीचे जाती है। ठीक, नॉर्मली रूट नीचे जाती है और इसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ग्रेविटी बढ़ती है, जिसे बोलते हैं अलोंग द ग्रेविटी। ठीक, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक, अलोंग द ग्रेविटी चले
तो बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन ध्यान से देखिए आप निमेटोफोर में, इसमें क्या हो रहा है, कुछ रूट जमीन के ऊपर आती हैं रेस्पिरेशन के लिए, और आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इनमें पोर होते हैं जिसको निमेटोथोड्स कहते हैं, और इन पोर के माध्यम से ये पौधे रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये अपोजिट द ग्रेविटी है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये अपोजिट द ग्रेविटी है, ठीक, और इन्हें निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक। और इसीलिए इसी पेपर में एक असर्शन रीजन है कि ऑल रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती हैं। इसी पेपर में आप देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन मैंने बनाया था, और उसको मैंने यहीं से लिया है कि सभी रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती हैं, क्योंकि राइजोफोरा में निमेटोफोर जमीन के वर्टिकली अपवर्ड आता है। तो यहाँ से आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन इसी पेपर का है, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग सेशन खत्म होने के बाद तो अपोजिट द ग्रेविटी जा रही है, तो ये से बोलते हैं क्या चीज़, तो ये अपोजिट द ग्रेविटी को बोलेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये पॉजिटिव नॉर्मली जो रूट्स होती हैं जमीन के अंदर जाती हैं, ये रूट होती हैं मार्सी एरिया मैंग्रोव प्लांट में, और इनमें निमेटोथोड्स ये पोर होता है जिनके माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट आंसर इसी पेपर में असर्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इस पेपर को देखिएगा, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। मैंने पहले बताया हर सेशन में सबसे पहला काम डायग्राम करिए आइडेंटिफाई। ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, और ये स्किन में पाया जाता है, ठीक। और इसमें जो फाइबर आपको दिख रहे हैं ये मोस्टली कोलेजन होते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन में पाया जाता है, और ये जो फाइबर होती है मोस्टली कोलेजन होते हैं। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है कि ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरल नहीं है, मस्कुलर नहीं है, स्किन में पाया जाता है। ये सेंटेंस यहाँ तक सही है, लेकिन मोस्टली इलास्टिन नहीं, ये कोलेजन होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मोस्टली इलास्टिन नहीं कोलेजन होगा, आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। तो ये ए सही है, डी सही है, तो आपका आंसर आ गया फोर्थ। आपका आंसर पहला नहीं है, यहाँ पर इलास्टिन नहीं कोलेजन होना चाहिए। आंसर विल बी आपका फोर्थ। मैंने आपको पहले बताया हर सेशन में सबसे पहला काम डायग्राम करेंगे आइडेंटिफाई, फिर देखेंगे करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लिखा इन मेल कॉकरोच द एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो आर्गन, वो स्ट्रक्चर जो प्रॉपरली आपको बाहर की तरफ दिखाई दें। जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, मेल में पेनिस होता है और फीमेल में होता है आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये होते हैं। इसी तरीके से कॉकरोच में फैलोमियर जो होता है ये होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, और इसी को हम बोलते हैं मेल गोनापोफाइसिस। क्या बोलते हैं, मेल गोनापोफाइसिस। और ये एक काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। अब ये एनल स्टाइल क्या चीज़ है, देखिए ये केवल मेल में पाया जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो होती है, ग्लैंड होती है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब इसी पेपर में एक क्वेश्चन था कि कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन होता है, ये असर्शन था, और रीजन में था कि एनल स्टाइल मेल में होता। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, यहीं पर आप लोग देख लीजिए, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। आपको पता है कि मेल और फीमेल दो प्रकार के सेक्स होते हैं, सेक्स है तो सेक्स आर्गन होंगे, उनमें गैमीट बनेगा। तो एनाटॉमिकली या इंटरनली जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पर्म बन रहा होगा तो वो मेल होगा, जिसके अंदर ओवम या फीमेल बन रही हो तो उसको फीमेल कहेंगे। लेकिन मार्फोलॉजिकली वी कैन डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई कि कौन मेल है कौन फीमेल, इसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मैं क्या कर रहा हूँ, मार्फोलॉजिकली हम बता सकें कि ये मेल है ये फीमेल है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि ये मेल है फीमेल है। तो एनल स्टाइल केवल मेल में है और ये विजिबल होता है, तो इसका मतलब कि एनल स्टाइल का मेल में पाया जाना उसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है। एनल सरकाई के बेस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो इसी पेपर का ये क्वेश्चन था असर्शन रीजन में। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है कि मार्फोलॉजिकली हम देख के आइडेंटिफाई कर सकें कौन मेल है कौन फीमेल है, और अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिसके बिहार पर हम कहेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है। तो इसी पेपर का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर है 4। अब लिखा है गिवन बिलो आर टू इन पी स्टेम आर कन्वर्टेड टेंड्रिल। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन गलत होने का रीजन ये है
कि टेंड्रिल, टेंड्रिल का काम होता है क्लाइंबिंग करना। ठीक, ये टेंड्रिल स्टेम के भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लीफ के भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे आपकी बुक में लिखा कि लीफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन केवल लीफ ही फूड नहीं करता। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेम भी मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो टेंड्रिल का काम होता है क्लाइंबिंग करना, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन। लीफ का मॉडिफिकेशन क्लाइंबिंग जो है उसका एग्जाम्पल पी है, और इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेप वाइन्स अंगूर, ठीक, कुकुम्बर और पंपकिन दैट इज कद्दू। ठीक, आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एक्सिलरी बर्ड से होते हैं, एक्सिलरी बर्ड स्टेम का पार्ट होता है। तो टेंड्रिल, स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन हो सकता है, और दोनों का उद्देश्य क्लाइंबिंग होता है। तो पी में यहाँ पर ये लीफ होना चाहिए था, ठीक, और यहाँ पर स्टेम होना चाहिए था। ठीक, आप लोगों ने देखा भाई टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए है, टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए तो सही है, लेकिन इनके मॉडिफिकेशंस अलग अलग हैं। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, इसलिए आंसर विल बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है, एमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल दिए हैं और हर प्लांट का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको प्रॉपरली याद करिए। एक बार में नहीं याद होता है तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि आज हमें 5 पौधे एक कैरेक्टर के लिए याद करने। जैसे मैंने एक दिन सुपीरियर ओवरी का याद किया, एक दिन इंफीरियर का याद किया, एक दिन प्लेसेंटेशन याद किया, एक दिन इन्फ्लोरेसेंस याद किया, तब जाके मॉर्फोलॉजी का ये चैप्टर आपका तैयार होगा। एक बार में याद नहीं होगा। और एक पौधे में केवल एक ही कैरेक्टर नहीं होता है, एक से अधिक कैरेक्टर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे मस्टर्ड है, अब मस्टर्ड में टेट्राडाइनमस भी है, सुपीरियर ओवरी भी है, ठीक, हाइपोगाइनस भी है, तो इस बात, और अल्टरनेट फिलोटैक्सी भी है। इसलिए हर पौधे का एक एक कैरेक्टर को देखिए और उसको सबसे पहले फैमिली को रिलेट करिए, और एक बार में पूरा का पूरा नहीं याद होगा, एक एक कैरेक्टर को लेते जाइए, उसके एग्जाम्पल याद करते जाइए। अब आपकी बुक में सुपीरियर ओवरी जितनी फैमिली दी हुई है, दैट इज सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक, और फेवेसी, ये 3 तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में है, और डायग्राम जो बना हुआ है वो ब्रेसिकेसी का है। ठीक, इन सब में सुपीरियर ओवरी है। मैं क्या बता रहा हूँ, इन सब में सुपीरियर ओवरी है, तो जाहिर सी बात है इनके जितने मेंबर होंगे उनमें भी सुपीरियर ओवरी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, ये 4 फैमिली जो आपकी बुक में दी हुई है, इन सब में सुपीरियर ओवरी है और इनके मेंबर में भी होगा। अब देखिए, चाइना रोज एक अलग से एग्जाम्पल दिया हुआ है, मस्टर्ड आपका ब्रेसिकेसी का है, ब्रिंजल पोटैटो ये सोनेसी है, और गुआवा में इन्फीरियर होता है, ये होगा नहीं, कुकुम्बर में इन्फीरियर होता है, और ट्यूलिप जो है ये लिलिएसी का मेंबर है। इसका मतलब आपके 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपका आंसर विल बी 4th। मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी फैमिली दी हुई है सबके सब सुपीरियर ओवरी हैं, और इनके सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक, और इसके अलावा अलग से मस्टर्ड, चाइना रोज का दिया हुआ एग्जाम्पल, जो कि 5 आंसर आ रहा है, 4th आंसर। ठीक, तो चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल पोटैटो और ट्यूलिप। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि कितने ऐसे हैं जिनमें इन्फीरियर ओवरी है, तो आंसर 2 आता। ठीक, गुआवा और कुकुम्बर। ठीक है, तो कैरेक्टर के साथ प्लांट्स के नाम याद करिए और थोड़ा थोड़ा करके हर दिन याद करिए। एक कैरेक्टर का पौधा लीजिए, जैसे सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, इन्फ्लोरेसेंस, तब जाके ये पूरा मॉर्फोलॉजी का चैप्टर आपका तैयार होगा। एक बार में पूरा कभी याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर इन द सीड थ्रू विच सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट इन द गिवन बिलो। अब देखिए, ये आपका सीड कोट है, पहली बात, ये हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है, ठीक, और ये आपका देखने से तो आपको लग रहा है कि ये आपका ग्राम, दैट इज चना, चने का सीड है, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहला काम डायग्राम करेंगे आइडेंटिफाई, ये ग्राम चने का सीड है, ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम है। इतना हमने किया आइडेंटिफाई। अब देखिए क्या पूछा गया, आपसे पूछा कि उस स्क्वायर का नाम बताइए, खांच का जिससे सीड जुड़ता है फ्रूट में, वो होता है हाइलम। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से सीड में प्रॉपर गैसेस, पानी इंटर करता है, एयर और वाटर, तो माइक्रोपाइल, आंसर सी आता। हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन मिले इसी डायग्राम के बेस पर, तो आप डायग्राम करेंगे आइडेंटिफाई, और एक एक स्ट्रक्चर जो आपका लेवल्ड है उसका क्या फंक्शन है वो जाने। माइक्रोपाइल्स जो होता है वो एयर और वाटर इंटर करता है, सीड जर्मिनेशन की हेल्प करता है, तो आपका आंसर 3rd आता है। ठीक है, तो ये सीड कोट है, ये हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है, और ये चने का सीड का एग्जाम्पल है, तो ये आंसर आपका 2nd आ गया। लिखा फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। आपकी बुक में जो नर्वस सिस्टम दिया हुआ है हल्का सा स्ट्रक्चर में, उसमें 2 चीज़ बताई गई है
कि एक होती है न्यूरोग्लियल सेल, ठीक, नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन, इन दो चीज़ों से आपका नर्वस सिस्टम बनता है। अब न्यूरोग्लियल सेल का काम है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द न्यूरॉन। मैं क्या बता, नर्वस सिस्टम जो है न्यूरोग्लियल सेल और आपका न्यूरॉन, इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब इस जो न्यूरोग्लियल सेल है इसका काम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन। तो आप देखिए यहाँ नेफ्रॉन लिखा हुआ है और नेफ्रॉन किडनी में पाई जाती है। ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, इसी का दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो नेफ्रॉन वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सपोर्ट द न्यूरॉन। तो बहुत से बच्चों ने ठीक से देखा नहीं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में जल्दी जल्दी में उन्होंने बोथ 1 2 लगा दिया। पहले ये सही था, पहले इसका आंसर 3rd ही था, बाद में इसको मैंने ही चेंज किया है। वो इसलिए चेंज किया ताकि आप एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को प्रॉपरली पढ़ें। बात को समझिए, पहले ये सही लिखा था, पहले यहाँ न्यूरॉन ही था, बाद में मैंने इसको चेंज किया है, इसलिए इसका आंसर 2nd है। तो ये नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है, इसी को यूनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं और ये स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट होती है किडनी की, ठीक। तो इसका आंसर 2nd। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको हर सेशन बताया है, सबसे पहला काम डायग्राम आइडेंटिफाई करिए, फिर क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इन द गिवन बिलो डायग्राम हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर नॉट अंडरगॉन मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे आसान है। पूछिए क्यों, एक राह चलता आदमी भी इस क्वेश्चन को निकाल सकता है। क्यों, हम सबको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं और ये खाए जाते हैं। और आपको पता है कि ये कैक्टस का पौधा है अपनसिया, और अपनसिया तो इंसान खाता नहीं है, और अपनसिया ज़मीन के ऊपर पैदा होते, नीचे पैदा होते। ये राह चलता आदमी ही बता सकता था। नीट के बच्चों की तो बात ही छोड़ो, मैं क्या बता रहा हूँ, राह चलता आदमी से भी अगर आप पूछ लो कि भाई इसमें से कौन सा है तो ज़मीन के अंदर नहीं पैदा होते और खाने के नहीं होते। तो आपको पता है गाजर, मूली, सलजम और अरवी और आलू और प्याज ये ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, खाए जाते हैं, ठीक। ये राह चलते आदमी रहता। नीट के बच्चों की तो बात ही छोड़ो। तो इसका मतलब कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो फूड स्टोरेज के लिए नहीं है ज़मीन के अंदर, तो केवल हमें ये एक दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर 2nd, ठीक। अब बाकी को देखते हैं। ये दोनों टैप रूट हैं, टैप रूट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन खाने के लिए। ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक, ये एडवेंटिशियस रूट है खाने के लिए। ये तीनों आपके स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक। ये वाला स्ट्रक्चर आपका स्टेम है, ध्यान से देखिए। लेकिन आपकी बुक में प्याज जो ये फ्लैशी एडिबल है, ये लीफ मॉडिफिकेशन है, ठीक। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बल्ब कहलाता है। ध्यान से रखिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक चीज़ जो जहाँ लिखी है वो केवल उसी हेडिंग के लिए जानी जाएगी। अगर प्याज का डायग्राम बना है तो आपको बल्ब पूछा जाएगा। आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में ऑनियन बल्ब में पाया जाता है, तो वो एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ से लिया। ये पूरा स्ट्रक्चर बल्ब है, ये बात याद रखिएगा। और ये फ्लैशी लीफ है और ये वाला स्ट्रक्चर स्टेम है। अब यहीं पर एक सनसनीखेज खुलासा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका ओपनसिया का है, ठीक। ये एरियल मॉडिफिकेशन है, क्या, ये एरियल मॉडिफिकेशन। और जहां पर ये दिया है वहां पर इन्होंने इसके लीफ स्पाइन में बदल जाती है, लीफ स्पाइन में बदल जाती है, क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है, ठीक। उन्होंने उस हेडिंग में दिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फिल्लोक्लैड है। मैं क्या बता रहा हूँ, फिल्लोक्लैड है, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये क्लोरोफिलस होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट में वाटर लॉस को रोकने के लिए पानी पहले से ही बहुत कम होता है, तो इवापोरेशन रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, दैट इज स्पाइन में। और पूरा का पूरा जो स्टेम होता है फ्लैशी हो जाता है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और फ्लैटेंड भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक सनसनीखेज यहाँ पर खुलासा है कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है वो ओपनसिया है, ये फिल्लोक्लैड है, और ये स्ट्रक्चर जो स्पाइन, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर दो चीज़ों के मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने दिमाग में केवल ये मत सेट करिए जो एनसीईआरटी में लाइन जहाँ दी हुई है वो स्पाइन के लिए दी गई है, और आप एक होता है थॉर्न, थॉर्न और स्पाइन दोनों ही कांटे होते हैं, लेकिन जो थॉर्न होता है बोगनवेलिया का या सिट्रस का, ठीक है, और या बबूल का आप कह सकते हैं, तो वो होता है स्टेम के मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर ये लीफ मॉडिफिकेशन, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिल्लोक्लैड है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि स्टेम फ्लैशी और फ्लैटेंड हो गया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए।
और रेस्पिरेशन को घटाने ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए यहाँ पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि जीरोफिटिक एडाप्टेशन है। तो ये स्ट्रक्चर दोनों का मॉडिफिकेशन है और ये भी स्ट्रक्चर लीफ और स्टेम दोनों का मॉडिफिकेशन है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल आर नॉट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर फूड, तो आंसर 7 आता। अब देखिए आंसर बदलते जा रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा गया फूड स्टोरेज के लिए कितने मॉडिफिकेशन, 7। आपसे पूछा रूट के कितने हैं, 3। स्टेम के कितने हैं, 4। स्टेम का 4 और 5 दोनों कह सकते हैं, क्योंकि 4 अगर हम इसको लें तो ये 4 और इसको अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। अगर आप प्याज का इसको लो तो भी ये 4 आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये कह नहीं सकते, आपको कैरेक्टर डायग्राम प्रॉपरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फिल्लोक्लैड के बारे में बताया है। 3 चीजें होती है मॉडिफिकेशन, एक होता है फिल्लोक्लैड, ठीक, और एक होता है फिल्लोड। ये सारे एनसीईआरटी में हैं लेकिन टर्म नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और एक होता है क्लैडोड। ठीक, जीरोफिटिक एडाप्टेशन के लिए लीफ जो होती है स्पाइन में बदल जाती हैं और स्टेम बिकम फोटोसिंथेटिक। अब इसका एक होता है फ्लैटेंड फ्लैसी, ठीक, और सिलिंड्रिकल फ्लैसी। ये 2 प्रकार के आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल आपकी बुक में यूफॉर्बिया दिया हुआ है, यूफॉर्बिया, और इसके लिए ओपनसिया दिया हुआ है। ठीक, तो ओपनसिया यूफॉर्बिया का जो स्टेम फ्लैसियस इनका दिया गया, वो दोनों के दोनों फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल हैं। ये क्लोरोफिलस होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक, और इसमें इंटरनोड 1 से ज़्यादा होता है, इंटरनोड 1 से ज़्यादा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। फिल्लोड क्या है, कभी कभी जो लेमाइना होती है वो शॉर्ट लीव होती है, पहले ख़त्म हो जाती है। तो जो पेटियोल होता है, पेटियोल, वो हो जाता है लीफ लाइक, बड़ा सा। तो इस स्ट्रक्चर को जब पेटियोल लीफ लाइक बन जाए तो उसको बोलते हैं फिल्लोड, और ये भी क्लोरोफिलस होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब क्लैडोड में क्या है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ इंटरनोड 1 है। ठीक, इसमें इंटरनोड केवल 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये भी क्लोरोफिलस है, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो आपसे पूछा जाए क्लैडोड और फिल्लोक्लैड में क्या समानता है, ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसमें इंटरनोड 1 है, इसमें 1 से ज़्यादा है। फिल्लोड भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये पेटियोल मॉडिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन, इन तीनों में क्या समानता है, ये तीनों के तीनों फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और लीफ का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि लीफ अभी इस सब में नहीं है, इसलिए। तो ये तीनों में समानता, ये तीनों फोटोसिंथेटिक हैं, ये दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये आपका लीफ मॉडिफिकेशन कह सकते हैं या पेटियोल मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ओपनसिया का आंसर आ गया, ये फिल्लोड है। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया हुआ, तो यूफोर्बिया का जो सिलिंड्रिकल फ्लैसी है और ओपनसिया फ्लैटेंड फ्लैसी होता है। ठीक है, तो फिल्लोक्लैड इज प्रेजेंट इन। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बर्ड्सवर्ड के टेस्ट में हिस्सा लिया। ठीक है, और आगे जितने पेपर्स होंगे आपको नए नए सवाल मिलेंगे, नई नई वैरायटी के मिलेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, और साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू भी तैयार हो रहा है। या तो हम पीवाईक्यू एज इट इज दे रहे हैं, या थोड़ा मॉडिफाई करके दे रहे हैं, या उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। ठीक है, मेरा सेशन आप लोग को कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक बनता है, ठीक है, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लाइट नीट चैनल पे स्वागत करता हूं। कल यानी कि 2 अक्टूबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट पेपर 4 हुआ था, उसमें हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन आपके सामने लेके आया हूं। यहां पे हम सारे कंसेप्ट को एनालिसिस करेंगे और उनको सीखेंगे। इसके लिए आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए ताकि आप सारे कंसेप्ट को लिख पाएँ। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें कहाँ पर गलतियाँ हुई आप सबसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म आर पॉसिबल फॉर C2H2Cl2। तो जब कभी ऐसा सवाल आए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हो और उसमें आइसोमेरिक फॉर्म पूछे, कितने उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के वजह से वो ये हमको ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने रिंग हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं,
कितने रिंग और पाई बॉन्ड दोनों हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे और कितने उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, ये आइसो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको बताता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको यह भी बताता है कि उस कंपाउंड में कितने रिंग हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड रिंग दोनों हैं। ठीक, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बताता है, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बोथ दोनों बताता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता ये है कि कितने रिंग है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर दिया रहे तो आप रिंग और पाई बॉन्ड को काउंट करके आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं पूछूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें कितनी होगी, तो रिंग कितना है 1 और पाई बॉन्ड 1 यानी कि 2 इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब स्ट्रक्चर हमको दिया हो, जब स्ट्रक्चर दिया हो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने रिंग है उसमें उस स्ट्रक्चर में और कितने पाई बॉन्ड है, उनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे और उसमें हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता करना हो तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला लेते हैं हम लोग कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड CaHbNCODXe, जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, X हेलोजन है। ठीक, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है इस केस में, A+1 माइनस B+E-C/2। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालते हैं। और अगर एक बार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आसानी हो जाता है। हम बहुत आसान तरीके से उस कंपाउंड के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें ये बताती है कि कितने स्ट्रक्चर होंगे, कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता है। यहाँ तक कि डबल बॉन्ड ये भी बताता है कि उस कंपाउंड में कितने रिंग हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने दोनों हैं। तो अगर इसका यूज़ करके देखें और इस केस में ऑक्सीजन और सल्फर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हेलोजन इन सभी की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो इस फार्मूले के तहत हम यूज करेंगे कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा। एक बार हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो देखें, कार्बन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो कार्बन की वैल्यू उस केस में कार्बन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू देखें तो कार्बन की वैल्यू वहाँ पे 1 की वैल्यू यानी कि 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन की 1 माइनस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2, और हेलोजन यानी Cl कितना है 2/2 कर देंगे तो 3 - 2 = 1। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको यही बताती है कि उसमें कितना डबल बॉन्ड है और कितना रिंग है। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में यानी इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा, एक रिंग होता तब जब कार्बन की वैल्यू 3 होती तब, क्योंकि जब हम रिंग ड्रॉ करते हैं तो रिंग के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे रिंग तो हम नहीं बना पाएंगे, बट यहाँ पे इन कंपाउंड में हम एक डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जब कभी स्ट्रक्चर दे तो रिंग और पाई बॉन्ड को ऐड कर दें, हमको मिल जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जब कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो इस फार्मूले का यूज करके हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। फिर हमको जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम उन सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रा कर पाएंगे। तो डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आया तो CH2 CCl2 एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। एक
पोजीशन चेंज कर देंगे क्लोरीन का, तो CHCl CHCl, यानी ये दूसरा हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पे शो होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और डबल बॉन्ड हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है, क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला दो फॉर्म में हमको मिल जाता है, एक फॉर्म हो जाता है सिस और दूसरा इसी का हो जाएगा ट्रांस। तो कुल मिला के टोटल हमारे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो बना लेते हैं। तो ये सीस फॉर्म हुआ, इंटरचेंज कर दे, रोटेट कर दे इसको, तो इसी का ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम देखें उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर इसमें 3 हुए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ओरिजिनल जो यहाँ पे था। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना रिंग कितना पाई बॉन्ड है। तो जब कभी अगर स्ट्रक्चर दिया हो आपको तो आप हमेशा उसमें काउंट करना कितने रिंग हैं, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा। तो अभी इसके पहले जो फार्मूला हमने बताया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A+1 माइनस ब्रैकेट में B+E-C/2, तो उसका यूज करके हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू एक बार पता चल गई तो हम स्ट्रक्चर को आसानी से हम बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर टोटल 3। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, एसिमेट्रिक मतलब कि एक कायरलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। तो कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ वह ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है कि पहले ऑप्शन में कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होंगे, बट ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो सिर्फ कहता है कि ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता और वह ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता। बट यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया है कि सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जब किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे चांस ऑप्टिकली इनएक्टिव का भी होने लगता है। तो इसके पूछा क्या है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन अगर दिया होता है ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब होता है कि कार्बन अपना चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से बनाए रहे, इसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन भी बोलते हैं। दूसरा इज नॉन पोलर, कोई नॉन पोलैरिटी कोई डिसाइड नहीं करती ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तो दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन दिया कि इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर एंड वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव शो करने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर। तो जब कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म हो और वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो और लेकिन वो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उन्हें हम इनेंशियोमर बोलते हैं। तो हमारा तीसरा
आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये सुपर इम्पोजिबल बोला है, सुपर इम्पोजिबल का मतलब वो मेजो कंपाउंड हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। तो पूछा था हमसे ऑप्टिकली एक्टिव, पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि कंडीशन देता कि सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता तो ऑप्टिकली एक्टिव ही शो करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं, नॉन पोलैरिटी कोई भी कंडीशन नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो लेकिन आपस में ओवरलैप ना करे तो इनएंस्यूमर कहलाते हैं और वही ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। ठीक, अगला वाला, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हेन टू आर मोर कंपाउंड डिफर इन पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स आर फंक्शनल ग्रुप। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट एटम का पोजीशन हमने डिफर कर दिया, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये बोला है कि क्या ये फंक्शनल आइसोमर होंगे अगर ऐसा कंडीशन से आते हैं। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन में ये कहा कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करने पे या फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने पे क्या वो जो आइसोमरिज्म होंगे उन्हें हम फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ है सब्स्टिट्यूएंट का, और जब पोजीशन चेंज होता है सब्स्टिट्यूएंट का तो उसे हम फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलते बल्कि उन्हें हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, वो शो करते हैं। और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है कि रूट वर्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब कभी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो जो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेकिन पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पे बोला कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करने पे, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करने पे जो आपस में आइसोमेरिज्म होंगे क्या वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट वर्ड तो कांस्टेंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का, सपोज करिए फंक्शनल ग्रुप एक ले लेते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी चेंज हमने करके देखा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, ये होंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि रूट वर्ड कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ लोकेंट डिफरेंट होना चाहिए, प्रीफिक्स का, सफिक्स फर्स्ट का, सफिक्स सेकेंड का, लेकिन रूट वर्ड कांस्टेंट हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, टू आर मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन, बिल्कुल नहीं। जैसे ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आएंगे, किसी कंपाउंड की बात करें अगर उनमें हम बोलें कि टू आर मोर कंपाउंड हो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। यहाँ पे बोला क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आंसर से देखें हम, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड विल इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इनकरेक्ट फर्स्ट, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक, तो हमें पता है कि भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म वही शो करेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स फर्स्ट या प्रीफिक्स या सफिक्स सेकेंड जो भी होते हैं उनके पोजीशन में चेंज होते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई, तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन को किस मेथड से एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो हमें पता है भाई कि जेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड से नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है, और कैरियस मेथड से हम लोग करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इन पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए पूछा गया, जबकि जेल्डाल, ड्यूमास जो होते हैं वो नाइट्रोजन के लिए एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
और कैरियस मेथड में हम इन एटम का एस्टिमेशन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th। और कार्बन हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग लीविक्स मेथड का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इससे हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है इससे। तो पहला वाला ऑप्शन गलत, दूसरा तीसरा नन ऑफ दीज ये अब आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लीविक्स मेथड से कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट करते हैं, जबकि जेल्डार ड्यूमास से नाइट्रोजन, कैरियस मेथड से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमर। फिर यहाँ पे जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे कि दो में कंपेयर करे, आपसे आइसोमेरिज्म की बातें करे, तो आप ज़रूर ध्यान देना, सबसे पहला प्रायोरिटी देना उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बेसिक है इनका। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बाद में स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, तो उसके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चैन, इस तरीके से। और एक कंसेप्ट और, अगर दो कंपाउंड के बीच में कई मतलब चैन भी, पोजीशन, मेटामर कुछ भी अगर आते हैं, मान लीजिए ये दोनों के दोनों मेटामरिज्म में भी हों, पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी शो करते हों, चैन आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? रिंग को सबसे पहले देते हैं, तब टाटोमेरिज्म को, फंक्शनल को देते हैं, फिर मेटामेरिज्म, फिर चैन, देन पोजीशन। तो अगर दो कंपाउंड के बीच में या इस तरीके से क्वेश्चंस हो, उसमें चैन आइसोमेरिज्म में भी मिल रहे हैं हमको, पोजीशंस में मिल रहे हैं और टाटोमेरिज्म मिल रहे हैं, इस तरीके से, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार हम उन्हें अरेंज करेंगे। अगर इस पहले ऑप्शन में बात करूं मैं, तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ साथ मेटामेरिज्म भी है। और मेटामेरिज्म का कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो बाइवैलेंट एटम के द्वारा, जैसे ईथर और थायोईथर, कीटोन, ये सब बाइवैलेंट एटम होते हैं। और यहाँ पे ईस्टर की बात करें तो ये मल्टीपल वैलेंट होते हैं, जैसे सेकेंड डिग्री अमीन की बात करें तो अगर इन बॉन्ड के थ्रू अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं बायोवैलेंट एटम के थ्रू और मल्टीपल बॉन्ड के एटम के थ्रू या जो भी होते हैं, तो अगर चेंज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं, तो मेटामेरिज्म शो करते हैं। और पोजीशन आइसोमेरिज्म को होने के लिए क्या करते हैं कि उनका लोकेंट डिफरेंट, उनका पोजीशन डिफरेंट हो लोकेंट का, जैसे प्रीफिक्स हो जाए, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकेंड। तो यहाँ पे ये दोनों, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म भी आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि मेटा आइसोमेरिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे। तो पहला वाला ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉट आइसोमर है, तो पहला वाला आइसोमेरिज्म है। और दूसरे की बात करें तो ये एक तरीके से फंक्शनल हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ईस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। एल्कोहल एंड ईथर ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो पहला वाला राइट, ये कार्बोक्सिलिक और ईस्टर मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम यहाँ पे, तो पहला वाला तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, दूसरा वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ईस्टर। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जा रही थी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया। तो हमने बोला कि जब कभी अगर आपसे आइसोमेरिज्म की बातें कहें, जब आपसे आइसोमेरिज्म पूछे, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रायोरिटी आप देना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सब, तब उसके बाद जाके हम लोग सारा कंडीशन को देखेंगे। तो हमारा 3 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नॉट आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया। ठीक है,
तो जब अगर ऐसा केस आए कि कई मेटामरीज में भी शो कर रहे हैं चेन पोजीशन, तो हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। प्रियोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा आइसोमर है वो। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड विल बी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म आर पॉसिबल फॉर C7H8O। यहाँ पे कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, हमें ये नहीं पता है या हम लोग जजमेंट नहीं कर पाएंगे क्या इसके पास कितने रिंग होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे, हम जजमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, ताकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमको पता चल जाता है कितना डबल बॉन्ड होगा, इट मीन्स कि कितना पाई बॉन्ड होगा और कितना रिंग होगा, कितने दोनों होंगे। तो जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे और आपसे पूछे कि पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ, तो सबसे पहला काम करोगे उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला मैं आपको बताया था कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A+1 माइनस B+E-C/2 होता है, जहाँ पे A नंबर ऑफ कार्बन बताता है, B हाइड्रोजन की संख्या बताता है, E हैलोजन, C नाइट्रोजन। तो यहाँ से देखें तो A की वैल्यू तो 7 आ गई +1 और B की वैल्यू 8। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए कोई भी इसका रोल नहीं होता। ऑक्सीजन और सल्फर का कोई रोल नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हेलोजन वाले का हम लोग 1 लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ये 4 हो गया। तो टोटल 8 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया 4। माइंड में सेट कर लीजिए, जब कभी अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 हो तो हमेशा वो बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग अगर 4 से ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड हम उसके साइड चेन में इन्वॉल्व कर देते हैं बेंजीन रिंग के। तो जब कभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आए तो हमेशा वो बेंजीन रिंग होती है, और 4 से ज़्यादा आती है तो हम एक बेंजीन बनाने के बाद और एक्स्ट्रा 4 से ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड जो भी रहेगा हम उसके साइड चेन पे इन्वॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन बना लें, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब भी आएगा तो हम बेंजीन बनाएंगे और इससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें। एक रिंग इसमें है और पाई बॉन्ड कितने हैं 3, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 4 आ गई। स्ट्रक्चर से भी 4 आई और मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करके भी देखे तो 4 आ रहा था। तो जब कभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आए हमेशा वो बेंजीन रिंग होगा। अगर 4 से ज़्यादा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है तो हमेशा बेंजीन रिंग के बाद उसको साइड चेन पे हम इन्वॉल्व करते हैं। जो अधिक जो बढ़ने वाले जो होते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उनको हम साइड चेन में लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा के देखें तो यहाँ पे एक CH7 कार्बन, तो CH3 आर्थो पे लगा दे OH। ठीक, तो पहला ये हो गया हमारा। अब इसको हम इसके पोजीशंस आइसोमेरिज में बना ले भाई, पोजीशंस को चेंज कर दें। और बेंजीन रिंग पे हम अगर सिर्फ बेंजीन रिंग पे पूछा जाए कि आर्थो मेटा पैरा डिसाइड करो, तो केवल बेंजीन रिंग हो उस पर हम कभी भी आर्थो मेटा पैरा डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए या किसी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी होता है। तो बेंजीन रिंग पे हम आर्थो मेटा पैरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड हो तो उसके कंपेयर में उसके रिस्पेक्ट में हम पहला वाला पोजीशन जो होता है आर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा। तो हमने आर्थो बना लिया। मेटा, ये आपका पैरा। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रा हो गए। एक और पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से बना लें, एनिसॉल इसको बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का सेम है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू भी सभी की सेम है।
अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का नॉलेज ना होता तो हम लोग यहाँ पे बेंजीन रिंग ना बना पाते। इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत ही ज़्यादा मदद करती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें बताती है कि उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, वो ड्रॉ करने में हेल्प करती है। तो हमें हमेशा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जानकारी होना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो कैसे निकालते हैं। अगर एक बार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम बड़े आसान तरीके से सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। तो 4 तो ऐसे ही हो गए, एक एनिसाल और लास्ट वाला हम बेंजील अल्कोहल बना देंगे और सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमेरिज्म इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हुए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो आप उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। एक बार निकल गई, सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करो, और अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आती है तो हमेशा वो बेंजीन रिंग होगा, और 4 से ज़्यादा होगी तो बेंजीन रिंग होने के बाद जो बढ़ने वाले रहेंगे हमारे वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू, उसको हम साइड चेन पे इन्वॉल्व करते हैं बेंजीन रिंग के। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ए साइक्लिक दोनों मिला के पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कितने होंगे। तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तुरंत इसका हम लोग निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फिर कार्बन कितना 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन 6/2, 2 3 या 6, 4 - 3 = 1। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आया 1। अगर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, इट मीन्स कि हाइड्रोकार्बन हो, कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 1 पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, दैट इज अल्कीन, और एक रिंग होगा 1 रिंग, दैट इज साइक्लोअल्केन। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, उस केस में उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आती है। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड होगा जिसको हम अल्कीन बोलते हैं, या तो एक रिंग होगा जिसे हम बोलते हैं साइक्लोअल्केन। तो इन दोनों के अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं होगा, या तो एल्कीन बनाएंगे या तो साइक्लोअल्केन बनाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, और उसके बाद साइक्लोअल्केन की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 3 है, 1 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो डबल बॉन्ड पे कार्बन होता है, उस कार्बन पे अलग अलग एटम अगर होंगे तो जाके वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं शो होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द होता है, जो मना कर दे, जो बॉन्ड को ब्रेक, जो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़े, जो रोटेट करने से मना कर दे, उस वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है। और ये तभी होगा जब उन डबल बॉन्ड कार्बन के पास अलग अलग एटम लगे होंगे, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, तो उनके रोटेशन करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सेम हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे। तो जब कभी अगर सेम हो जाएं एटम तो ज्योमेट्रिकल यानी GI शो नहीं करते।
इसका मतलब इस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक का मतलब होता है कि चैन एलिफेटिक टाइप का हो, और साइक्लिक का मतलब होता है कि रिंग टाइप का हो। तो हम यहाँ पर देखें भी भाई कि कार्बन और हाइड्रोजन केवल अगर उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अगर आती है, तो हमेशा या तो एक पाई बॉन्ड उसमें होगा जिसको हम बोलेंगे एल्कीन, या तो उसमें एक रिंग होगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन। तो इस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूले का 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हमने बना के यहाँ पे देखा, एक बन गया आपका एल्कीन और एक बन गया साइक्लोएल्केन। तो 2 ही इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड आर नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। इनकरेक्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा ब्रांच चेन, और तीसरा आपका यही होता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर को हम बनाते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर का यूज करके इनको हम बनाते हैं। और इसके जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो बेकेलाइट और मेलामीन होता है, इसका एग्जाम्पल भी होता है इसका। और ये इनके बीच में प्रत्येक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है, लेकिन वह कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो सही था, बट स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। दूसरा वाला में क्या बोला कि दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, ये सही है, और इसके एग्जांपल्स भी सही है, बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप से मिलके बनते हैं मोनोमर से, तो यहाँ पे सही। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बोला तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो पहला वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक्ड। ठीक, 93 क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि नेचुरल रबर इज सिस 1,3-ब्यूटाडाइन एंड कैन बी मेड मोर टफ बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन विथ सल्फर। इसको हम लोग बनाते हैं, इसकी जो नेचुरल रबर होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, लो टेम्परेचर पे बहुत ब्रिटल हो जाती हैं। और इनकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और ये अटैक बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वल्कनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग नेचुरल रबर के साथ सल्फर लेते हैं और कोक और प्लस जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और इसमें CH3 लिंकेज भी मिलता है नेचुरल रबर में। लेकिन यहाँ पे जो इसका मोनोमर, नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूज़ करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन नहीं होता, ये 1,6,1,4 पॉली आइसोप्रीन यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूज होता है 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन यूज होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन नहीं होता यहाँ पे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और सिंथेटिक रबर की बात करें तो ये सिंथेटिक रबर जो होता है ये जो बोला कि 1,4 पॉली, यहाँ पे उल्टा बोल दिया, ये यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव हम लोग जो यूज करते हैं मोनोमर, ये होता है यहाँ पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत, दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है उसमें जो मोनोमर हम लोग यूज़ करते हैं वो 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और कुछ नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल रहता है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, और ये अटैक करता है बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। ठीक है, और इसके पास हाई वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी भी होती है नेचुरल रबर के पास। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए हम लोग वल्कनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें नेचुरल रबर के साथ सल्फर मिलाते हैं, ऐड करते हैं, कोक और जिंक
जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें CSC लिंकेज भी मिलता है हमको, तो ये हमारा गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि द सोडियम स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है। द सोडियम फ्यूजन एक्सटेट इन एसिडिफाइड विथ एसिडिक एसिड एंड लीड एसीटेट इज एडेड टू इट ब्लू प्रिसिपिटेट ऑफ लेड। यहाँ पे जो बोला है कि ब्लू, यहाँ पे ब्लू नहीं, यहाँ पे ब्लैक प्रिसिपिटेट हमको मिलता है। बाकी इसका सारा कथन सही है। यहाँ पे जो ब्लू है यहाँ पे ब्लैक मिलता है हमको, ठीक। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत। और दूसरा ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपीयरेंस ऑफ द वायलेट कलर फर्दर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये स्टेटमेंट सेकेंड भी राइट आंसर है हमारा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ब्लू नहीं मिलता, ब्लैक प्रिसिपिटेट मिलता है हमको। और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट, थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन किए। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था आज के लेक्चर में वो था आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था वो था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को निकालना यहाँ पे सीखे भी, हमने बताया भी तरीका कि अगर रिंग हो तो उसमें नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो जो फार्मूला हमने यहाँ पे बताया उसके तहत हम सारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का निकाल लेंगे। और अगर एक बार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर पता चल गया तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी तरीके से हम बना पाएंगे। सो आप आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों नमस्कार, खुश रहो। आज सबको नवरात्र की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नीट का जो टेस्ट कल हुआ था, टेस्ट ID 104, उसमें जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चों के गलत हो गए थे, तो उसमें क्या गलती हम लोगों से हो सकती है और क्या उसका लूप पॉइंट है, उसी के एक्सप्लेन करने हेतु हम आए हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। 1500 बच्चों ने गलत किया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है और पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो जब पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ये स्पीड नीचे सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होती जाएगी, टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगी। और फिर ये जब नीचे लौटेगा तो अब इसकी स्पीड फिर बढ़ने लगेगी। अगर वेलोसिटी की बात करें और प्लॉट करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी नेगेटिव है। इसी पेपर में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। तो वो ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, ये टॉप पॉइंट पर है, ये t बराबर 0 है और ये बॉटम पॉइंट पर है। वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव है। जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी और स्पीड भी कम होती जाएगी। यहाँ टॉप पॉइंट पर आ गया है, वेलोसिटी 0 है और जब ये नीचे आएगा तो स्पीड फिर बढ़ेगी, लेकिन इस बार वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है। अब ग्राफ खींचते समय तो हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तब ये नीचे जाएगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आएगा। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ खींचना है, सपोज यहाँ पर हमें स्पीड लेनी है, स्पीड और टाइम ग्राफ खींचना है, तो शुरुआत तो ऐसी ही होगी, टॉप पे स्पीड 0 है और उसके बाद फिर स्पीड बढ़ने लगेगी। वेलोसिटी नीचे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रही है। तो ऐसा तो कोई ग्राफ इसमें है नहीं, इसलिए इसका आंसर 4th था।
इसी साइन के चक्कर में 1500 विद्यार्थियों ने इसको गलत किया। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। चलिए, ए बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इज 55 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड ऑफ मोशन। तो जब पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है या नीचे फेंका जाता है तो एक पर्टिकुलर सेकंड में निकलने वाले, चली जाने वाले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है Sn बराबर u माइनस जी बाई 2n माइनस 1। तो u इज 55 माइनस 10 बाई 2 इंटू 6 माइनस 1। तो 55 माइनस 5 इंटू 11, और ये 0 आ रहा है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने ये 0 दे दिया आंसर। गलती का रीज़न यही है। हकीकत क्या है, ये डिस्टेंस हकीकत है, ये डिस्टेंस हकीकत है। देखिए, हमारे पास जब पार्टिकल ऊपर फेंका गया है 55 मीटर से, तो t बराबर u अपॉन जी, यानी 5.5 सेकंड पर ये टॉप पर पहुंच जाएगा। तो ये t बराबर 0 है और ये t बराबर 5.5 है, टॉप पर पहुंचा। यानी जर्नी का 5th सेकंड कहीं यहां होगा और जर्नी का 6th सेकंड ये कुछ नीचे होगा, यहां। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए वो आंसर 0 दे रहा है। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी इन दोनों डिस्टेंसेस को निकाल के मुझे जोड़ना है। तो अब इसको जब ये बात समझ में आ गई तो हम क्या करें, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें। तो ये 6 है, ये 5.5 है। तो अगर ये डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर करें तो u बराबर 0 है और t बराबर 0.5 है। तो हाफ g 0.5 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन 2। तो 5 इंटू 2.5 नहीं, 5 इंटू 0.25। लेकिन ये तो सिर्फ ये निकली है, उतनी ही ये भी होगी। तो डिस्टेंस के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2.5 इंटू 2, तो ये आंसर ये 0.25 था। 2 इंटू 5 इंटू 0.25, तो ये 2.5 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो जनरली किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो अगर ये हम 1st सेकंड 3rd सेकंड कुछ भी कर देते तो इसकी वैल्यू आंसर दे देती, लेकिन पूछने वाले ने फंसा दिया, एक इधर लिया एक इधर लिया, तो आधे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, आधा नेगेटिव हो गया, इसीलिए आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो मैंने एक तरीका बताया था कि आप लोग हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बनाया करिए।
तो कभी गड़बड़ नहीं होगी डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बनाते तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता, ऐसा आता। यहाँ पे वेलोसिटी 55 थी और यहाँ पे 5.5 सेकेंड पे 0 थी। ये 5th सेकेंड है, ये 6th सेकेंड है। तो आपको ये दोनों एरिया निकाल करके प्लस कर देने थे, तब आपसे ये गलती भी नहीं होती अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर यूज करते तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। बैलून यहाँ से देखो चलना शुरू करता है और जब ये h हाइट पर पहुँच जाता है तो यहाँ से ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, तो एक स्टोन यहाँ से रिलीज कर दिया गया। तो ये स्टोन की इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगी, वो होगी जो बैलून की इस जगह पे होगी। तो यहां से निकाल दो, ये 0 है और एक्सेलरेशन है g/8। बेटा ये नेट एक्सेलरेशन दिया है, इसको g से प्लस या माइनस मत करना। बैलून पे दो फोर्स लगते हैं, अपथ्रस्ट ऊपर और mg नीचे। तो जब बैलून का एक्सेलरेशन देते हैं तो वो साफ कह रहा है कि ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ये है, मतलब नेट एक्सेलरेशन है। यानी अपवर्ड ने जितना एक्सेलरेशन दिया उसमें से g माइनस करके जो नेट अपवर्ड आया है वो g/8 है। तो ये वेलोसिटी निकालते हैं, तो v² बराबर u² प्लस 2 एक्सेलरेशन g/8 इंटू h। तो v बराबर आ जाएगा gh/4 अंडर रूट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वेलोसिटी हो गई रूट gh/4। अब ये स्टोन ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। एक क्लास वाला तरीका है, ये पूरा अंडर रूट में है, अंडर रूट gh/4। एक तरीका इसको क्लास वाले तरीके से निकाल सकते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितने समय में यहां से ऊपर तक जाएगा। तो अंडर रूट, अब अच्छा बैलून से बाहर आने के बाद ये फ्री फॉल करेगा, इसके पास तब एक्सेलरेशन g हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा चल जाएगा u/g। u से यहाँ फेंका गया तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, कितने टाइम तक जाएगा। तो gh/4/g, तो दैट इज अंडर रूट gh/4g²। एक g से g कट गया तो ये आ जाएगा h/4g। ये टाइम लगा है, बहुत अच्छी बात है। कितनी ऊंचाई तक जाएगा, u²/2g। तो इस हाइट को अगर हम सपोज कुछ मान लें, y0 मान लें, तो y बराबर u²/2g, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका स्क्वायर gh/4g और 2g से डिवाइड कर देंगे। u² में गलत लिख गया था, इसका स्क्वायर करेंगे gh/4 और 2g से डिवाइड कर देंगे। तो ये g से g कट गया और ये h/8 आ गया। अब इसको कुल कितना गिरना है यहां से यहां तक निकाल लो, h + h/8 यानी 9h/8 गिरना है। तो यहां से यहां तक गिरने का कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2 9h/8 ये 2 हो गया, ये h हो गया अपॉन 2g।
तो ये फिर से G से G और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर h बाई, नहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये हाइट है अंडर रूट 2/g और h की जगह 9h/8, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट h/4 जी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा देख लीजिए, हाउ मच इज टोटल टाइम। तो जाने में टाइम लगा √g/4g और प्लस 3 अंडर रूट h/4g, तो ये टोटल बन गया 4 अंडर रूट h/4g। तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लो तो 2 अंडर रूट h/g, ये आंसर आ रहा है। ये मैंने बेटा 9th वाले तरीके से लगा दिया, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये टाइम निकाल लो u/g, ये हाइट निकाल लो u²/2g, फिर h में जोड़ दो इसको, और फिर दूसरा टाइम निकाल लो अंडर रूट 2 टोटल हाइट अपॉन g, तो ये जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका जैसे सोल्यूशन में दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, वो यहाँ से सीधा फार्मूला बनाते हैं, -h बराबर इनिशियल वेलोसिटी है अंडर रूट GH/4 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी इससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है यहाँ जल्दी निकल आए, लेकिन जनरली जितनी देर में क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उसके लगभग आधे से भी कम समय में हम लोग जल्दी से u/g u²/2g और फिर टोटल इंटू 2 टोटल हाइट अपॉन g करके जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में था और यहाँ तक जाने में उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाती है। आयनाइजेशन में n बराबर इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ वाली एनर्जी उसने -13.6 दे दी है। अब लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ बामर सीरीज, अब बामर सीरीज में क्या होता है, n बराबर 2 फाइनल होता है, 3 से 2 आएगा, 4 से 2 आएगा, 5 से 2 आएगा, तो ये लीस्ट एनर्जी वाला होगा। तो 3 to 2 वाले की एनर्जी लीस्ट होगी, तो आप E3 निकाल लीजिए और E2 निकाल लीजिए और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लीजिए। बस वैसे करने वालों के लिए ये रटा वाला को रटने का क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन का किसको नहीं मालूम है, और मेरा तो ये भी कहना है यहाँ सब एनर्जी याद कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है। ये एनर्जी पहले 6 की याद कर लीजिए। बामर सीरीज का मतलब यहाँ से यहाँ है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 1.5 के आसपास होगा, तो ये सेकंड वाला आंसर दे दीजिए। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। According to the Bohr's theory of hydrogen atom for an electron, the nth permissible orbit, तो रेडियस क्या होता है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 पाई होता है, तो ये गलत हो गया। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, z/n होता है शायद। अब वेलोसिटी वाला फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
शायद ये z/n होता है, वेलोसिटी इज z/n। तो इसका आंसर फोर्थ वाला होना चाहिए। यस, 27 का आंसर फोर्थ है। ये प्रोपोर्शनल टू z/n होती है और लीनियर मोमेंटम mv होती है, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/z/n हो जाएगा, क्योंकि मास तो वही रहता है। तो इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आइए। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो ये अभी पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास ऊपर फेंकी गई पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वाला ऐसे आता है और स्पीड वाला ये ऐसे आता है। तो अब ये है कैसा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन नाम पूछा था इस बार, ग्राफ तो पूछा नहीं गया था। चलिए आगे आइए। इसमें क्या गड़बड़ हुई होगी, देखो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -13.6 दी है। एनर्जी कितनी होती है, इसी की पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि k बराबर माइनस ही होता है। लेकिन ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, मतलब n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 की एनर्जी कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी -E, यानी +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो z² से, लेकिन मैंने कहा था कि अगर स्पीड चाहिए तो याद कर लो इसे। चलिए भाई, अब ये फार्मूला है ना कि mvr एंगुलर मोमेंटम, ये होता है बेटा n और h/2π। ये फार्मूला एंगुलर मोमेंटम L बराबर ये मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज सेम, चाहे कोई भी एटम हो। पहली ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π, दूसरे में 2h/2π। तो L2 बराबर हो जाएगा ऑर्बिटल इन द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एज एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब NH/2π और एंड एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम। तो लिथियम ग्राउंड स्टेट में है, तो उसके लिए भी वही हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा h/2π। तो L1 बराबर L2 हो जाएगा। इसमें कोई भी हमारे पास z पे ये डिपेंड नहीं करता है कि z² आ जाए या कुछ आ जाए। चलिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन nth परमिसिबल ऑर्बिट। तो ये शायद दोबारा स्लाइड में आ गया है, तो इसका भी आंसर वही फोर्थ वाला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी अच्छे थे वो बच्चों ने छोड़ दिए हैं, तो वो भी आप करिएगा। और कुल मिला के अगले टेस्ट के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।